हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाइए सब। जल्दी से आ जाइए सब, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। पीपीटी वगैरह, वॉइस वगैरह क्लियर है? क्लियर है सब? ओके, क्लियर है पीपीटी वगैरह? वॉइस वगैरह क्लियर है? कंफर्म करा दो जल्दी से। क्या लोमन? क्या पूछना चाह रहे हो? क्या पूछना चाह रहे हो? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या मतलब आपका क्या? जल्दी से पूछ लो, क्या पूछना चाह रहे हो? नेम से नहीं है ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए नेम ढूंढ रहा। ग्रुप नहीं नहीं, आपको टेलीग्राम पे ग्रुप है ना इकोनॉमिक्स का, उसे ज्वाइन कर लो। जब यूट्यूब का हमारा कल सेशन हुआ था, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, टेलीग्राम चैनल है हमारा इकोनॉमिक्स का, ठीक है? उसे आप ज्वाइन कर लो। और हमारी ऐप पे भी है। ऐप पे भी है हमारा चैट सेक्शन। नीचे को मैंने बताया था, फिल फॉर्म की ऐप इंस्टॉल करी हुई है, उसके नीचे 3-4 ऑप्शन है। उसमें चैट सेक्शन जो है ना, उस पर क्लिक करना। उस पर इकोनॉमिक्स का भी ग्रुप है। कैसे नहीं मिली तुम लोगों को? ये देखो, ये रहा नीचे तो है ही इसमें। ये देखो, ये है तो नीचे। एक सेकंड, ये देखो, ये रहा नीचे ही तो है। ये देखो, ये रहा, ये है तो। आप फिल फॉर्म को क्लिक कर रहे हो, उसके नीचे ये होम, स्टोर, चैट्स एंड प्रोफाइल। चैट्स वाला सेक्शन ही तो है। मिलने में क्या दिक्कत हो रही है? सामने है ये तो। ये देख लो आप लोग, इसमें देख पा रहे होगे तो। ये देखो, ये नीचे दिख रहा है। इस पे विजिबल नहीं होगा। नीचे ही है देखो, होम है, फिर आपका स्टोर है, फिर चैट्स है, फिर आपकी प्रोफाइल है। लिखा तो हुआ है। और फिर ऊपर आप अपनी लाइव क्लासेस ऐसे देखते होगे, देखो। आई डोंट थिंक सो। ये देखो, ये दिख रहा है। ये रहा नीचे दिख रहा है, ये देखो। ये देखो, ये नीचे है, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे है। 4 ऑप्शन यहाँ पे है। और ये देखो, लाइव क्लास आती है हमारी। फिलअप फॉर्म में ग्रुप बनाने का ऑप्शन है। ग्रुप बनाने का ऑप्शन नहीं है बेटा, वो आप लोगों के लिए नहीं, हमारा ऑलरेडी चैनल बना हुआ है। यूजीसी नेट वाला बना हुआ है हमारा। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स बना हुआ है हमारा। और जो क्लिक ऑन द, वो आपका आइकन वाला है ना, जो आप कह रहे हो, उसमें चैट किया, मेरे पास नहीं जाता। कोई बात नहीं, मैं सर से पूछती हूँ आज फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है?
आप लोग जो कह रहे हो, एक बार मैं पूछ लेती हूँ सर से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में खुद भी थोड़ा देख लेती हूँ। दोबारा मैसेज करो मुझे, मुझे मैसेज करो आप लोग, मैंने अभी मैसेज किया है। अरे हाँ, क्लास कट जाएगा। आफ्टर आफ्टर क्लास करके देखना, ठीक है? मैं ऑनलाइन रहूंगी तो मैं वेट करूंगी, जैसी क्लास ओवर होगी उस पर तुरंत मैसेज करना, ठीक है? चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। So good evening to all of you. My name is Ashishika Gupta, your UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with our fill-up format. So आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये आपके चैनल्स हैं, ठीक है? ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड हमारा ये फिल अप फॉर्म का ग्रुप है, ओके? इंस्टाग्राम। सो इनको आप ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको मिल पाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बोथ के आपको नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, ये सब कहाँ मिल रहा है आपको देखने को? ओनली ऑन हमारे फिल अप फॉर्म पे। क्विज़ेस, नोट्स, सैम्पल पेपर ऑल आर अवेलेबल ऑन फिल अप फॉर्मेट। सो आप मेरा यूज कोड कर सकते हैं, यूज कोड आशी स्टैंड, सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज, ठीक है? आपको 10% का ऑफ मिलेगा, ठीक है? आप मेरा कोड यूज करते हैं, कूपन कोड आशी स्टैंड। दिसंबर न्यू बैच आपका जैसे कि पता है, योर इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। उसमें नोट्स, पीडीएफ आपको पता है पर डे मिलते हैं। लाइव क्लासेस आपकी होती हैं और आपकी 10,000+ एमसीक्यूज हैं आपके। फुल नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है? एज पर स्टडी जो भी आप पढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट का इंडिविजुअल 1999 एंड पेपर सेकेंड का 1999। अगर आप बोथ लेते हैं तो आपको क्या मिलता है इसमें? 1,000 रुपीज का क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है ना? तो इसलिए आपको बोथ का पेपर परचेज करना चाहिए, ओके? और फिर आप इस पे अगर परचेज कर रहे हैं तो इस पे भी आपको 10% का ऑफ मिलता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 PM मंडे टू थर्सडे। यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं 10 PM फ्राइडे एंड सैटरडे। सो नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है? जैसे कि आपको पता है कि आप और भी एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको फिल फॉर्म को इंस्टॉल करना है, ठीक है? ये वेबसाइट है एंड ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है? जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। लाइफ इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन आर्ट। लाइफ एक साइंस नहीं है, ठीक है? एक आर्ट है। जैसा इसको बनाते चलोगे वैसा ये बन जाएगा, है ना? स्माइल मैंने बनाई तो देखो स्माइल बन गई। अब यही मैं अगर स्माइल को रोता हुआ बनाऊं तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसको मैंने क्या बना दिया? सैड बना दिया। इसको बना दिया सैड, इसको बना दिया हैप्पी, है ना? तो ये किसके हाथों में है? ये हमारे हाथों में, ठीक है? तो ये किसके हाथों में है? ये हमारे हाथों में है कि हम लाइफ को कैसे डील करते हैं, उसके साथ कैसे हम प्रैक्टिकली रहते हैं, कैसे लॉयल रहते हैं, है ना? तो वैसे ही लाइफ हमें क्या देती रहती है? हमें रिजल्ट देती रहती है। और एक ये आर्ट है जो कि आपके ऊपर है ना? आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे चला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसका कैसे रख रखाव कर रहे हैं। दैट्स वाई लाइफ इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन आर्ट। क्या है? आर्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है? विदेश व्यापार गुणक। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? विदेश व्यापार गुणक। एक सेकंड जरा वेट करिएगा आप लोग, एक सेकंड।
ओके, तो आ जाइए। ठीक है। सो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा विदेश व्यापार गुणक क्या होता है ना। विदेश व्यापार गुणक क्या होता है? विदेशी व्यापार गुणक जिसे निर्यात गुणक के रूप में भी जाना जाता है। किसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार गुणक को निर्यात गुणक मतलब एक्सपोर्ट भी कहते हैं। निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह संचालित होता है कि कीन्स का निवेश गुणक, मतलब जो हमने कीन्स का पढ़ा था, कीन्स का याद है किसी को? पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डेल्टा इनकम अपॉन में डेल्टा, क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट। कीन्स का जो हमने पढ़ा था जून वाले सेशन में। तो इसमें क्या बता रहा है कि अगर मान लो कंट्री का एक्सपोर्ट, पैन कहाँ गया ये रहा, कंट्री, किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा? अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो उस कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी। बढ़ेगी, एम आई राइट और नो? इनकम में चेंज आएगा, आएगा, है ना। तो फॉरेन ट्रेड मार्केट के अंदर अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो किसके कारण बढ़ रही है? एक्सपोर्ट की वजह से। किसकी वजह से बढ़ रही है? निर्यात की वजह से। किसकी वजह से बढ़ रही है? निर्यात की वजह से, है ना। अब क्या होता है जब एक्सपोर्ट बढ़ता है आपका, जब एक्सपोर्ट, ये थ्योरी जो बता रही है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट जब आपका बढ़ रहा है, निर्यात आपका बढ़ता है, तो क्या होगा? इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो वो क्या होगा? जब इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट मेरा बढ़ रहा है और मेरी इनकम बढ़ रही है, तो वो क्या करेगी? तो वो मल्टीपल्स बार बढ़ेगी, कई टाइम्स बढ़ेगी, मल्टीपल्स ज्यादा बढ़ती है इनकम, ठीक है, ज्यादा बढ़ती है। ओके, समझ आ गया? कीन्स का क्या था गुणा, याद है? कीन्स का कि क्या होता है, अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्या होगा? अगर मेरी इनकम क्या होगी, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अगर मेरा बढ़ेगा तो इनकम में क्या होगा? क्या होगा इनकम में? बताओ, कीन्स का गुणांक याद है? तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? इनकम से ये भी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। क्या करेंगे लोग? इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट लोग करना चालू कर देते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, अब जैसे एक आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि आप इसमें अभी पढ़ पाओगे, ये सेकंड आगे पढ़ो, इनकम भी बढ़ेगा। जैसे देखो, इसको राशि के रूप में हमने बता दिया। जब एक इकाई की वृद्धि से किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो घरेलू निवेश होता है ना। घरेलू निवेश हो रहा है। अब जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? घरेलू निवेश बढ़ेगा हमारा, निर्यात पर घरेलू निवेश, है ना। जैसे जैसे निर्यात बढ़ता है तो क्या होता है? सभी व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है। वही पॉइंट आ गया यहाँ पे जो बताया, ठीक है। और ये बदले में माल की मांग पैदा करता है। अब जैसे क्या हो रहा है, मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हो, अब ये देखो, यह उनकी बचत की सीमांत प्रगति एमपीएस पर निर्भर करता है और आयात की सीमांत एम पे, ये दोनों सीमांत छोटे होते, गुणक का मूल्य उतना ही बड़ा होता है। इसका रीजन, ये कहने का मतलब है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, पेन का ये रहा, फॉरेन ट्रेड मार्केट हो गया, क्या होगा? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? एमपीएस, एक सेकेंड, मैं एक पेज ले लेती हूँ। अब इधर देखो, दोबारा बताती हूँ, ठीक है। अब मान लो किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? तो वो मल्टीपल्स टाइम क्या करेगी? मल्टीपल्स टाइम ज्यादा बढ़ती है इनकम। क्या होती है? ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आप आ गया आप लोगों को? ठीक है, ज्यादा बढ़ती है, ओके, समझ आया?
है ना। और एफटीएम हमने पढ़ा था, ये फॉरेन ट्रेड मार्केट, ये आपका फॉरेन ट्रेड मार्केट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, ये डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, एक्स क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, है ना, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब कीन्स में क्या बताया था, कीन्स ने जो अभी पीछे हमने पढ़ा, कीन्स का इसमें गुणक की तरह बताता है। कीन्स कहता है कि अगर इनकम बढ़ती है, ये दोनों क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब मेरी बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी, जब मेरी इनकम बढ़ेगी, है ना। इनकम में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज आना, है ना। यही बता रहा है इसमें। और क्या बता रहा है इसमें, इसमें अब मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आया था, ये हो गया आपका एमपीसी और ये हो गया आपका एमपीएम। ठीक है। अब इसमें कोई भी आप इक्वेशन रख लो, 0.2 और 0.5। अब आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लाई। आया था ये क्वेश्चन, याद है, आया था ये क्वेश्चन, मल्टीप्लाई निकालना है इसका। तो एक बात बताओ, ठीक है, मल्टीप्लाई निकालना है मुझे इसका। अब फॉर्मूला क्या है एफटीएम का, कि 1 अपॉन में एमपीसी, सॉरी एमपीएस प्लस में एमपीएम, इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, इम्पोर्ट और ये हो गया। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसके अंदर मुझे तो एमपीसी दे रखा है, तो यहाँ तो फॉर्मूला एमपीएस है, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, पढ़ा था हमने, एमपीएस किसके बराबर हो जाता है, तो 1 माइनस एमपीसी के बराबर एमपीएस होता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ आप इक्वेशन रख लेंगे इसकी, ये 1 माइनस में क्या कर लेंगे, एमपीसी, एमपीसी क्या हमारा 0.2, इधर क्या है एमपीएस। ठीक है, एमपीएस क्या हो जाएगा मेरा, कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, हो गया। तो फॉरेन ट्रेड मार्केट क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड मार्केट कैसे निकलेगा, 1 अपॉन में 0.8 प्लस में 0.5, जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, फॉरेन ट्रेड मार्केट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया। और अभी क्लास के बाद जल्दी से देख लेना उस पर। वॉइस आ रहा है आप सबको, वॉइस आ रहा है ना, माइक ही लगाना भूल गई थी इसलिए पूछ रही थी कि वॉइस आ रहा है। एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो जाती है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, चलो ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाता है। सो समझ में आ गया आप लोगों को, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना। अब इसके अंदर हमें पता चल गया कि इसको भाई ये बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट देख लो, सी ऑल स्लाइड्स, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ये पढ़ रहे थे ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये इंग्लिश में एक मेरे पास स्क्रीनशॉट था जो कि इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये टेक्स्ट में नहीं था मेरे पास। तो ये बस समझ लो इतना, कोई ये कीन्स ने जो बताया था उसी की तरह वर्क कर रहा है कि हाउ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई वर्क, मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई वर्क करता कैसे, काम कैसे करता है। तो अभी हमने देख लिया
विद एग्जाम्पल कि ये वर्क कैसे करता है। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई वर्क इन द सेम वे एज द कीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे कीन्स इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करता है वैसे ही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर काम करता है। जब इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट में तो क्या होता है, विल इंक्रीज इन इनकम। जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से एक्सपोर्ट की इनकम हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयड क्या होगा, इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाएंगे एम्प्लॉयड में हम लोग। दे विल सेव सम ऑफ द इंक्रीज इन देयर इनकम, है ना, सेव भी करेंगे और कुछ खर्च भी करेंगे कंज्यूमर गुड वगैरह पे, डोमेस्टिक पे, इन सब पे खर्च भी करेंगे। तो इट मे बी नोटेड दैट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट में इंक्रीज होता है एक कंट्री में तो कैन अगर ड्यू टू सेवरल रीजन, कुछ रीजंस की वजह से ही होता है ना। तो देयर मे बी चेंज इन टेस्ट और डिमांड ऑफ द पीपल, है ना, फॉरेन कंट्रीज फॉर गुड्स ऑफ अ कंट्री। सो टेस्ट और डिमांड के ऊपर भी होता है कि फॉरेन कंट्रीज में लोगों का कैसा टेस्ट है, उस अकॉर्डिंग भी आप निर्यात करते हो उनको, है ना, उस अकॉर्डिंग भी आपकी इनकम बढ़ती होती है। तो दोज एम्प्लॉयड इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री विल स्पेंड अ गुड पार्ट देयर इंक्रीज इनकम और प्रोड्यूस करती है अदर इंडस्ट्री पे। ठीक है, इसके अंदर यही था कि कैसे कैसे आपका ये सब हमने अभी प्रैक्टिकली देख लिया है, बस इसके अंदर यही है। अजम्पशंस क्या है, इसकी मान्यता क्या है इसके अंदर। विदेश व्यापार गुणक निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। घरेलू अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था में पूर्ण क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है फुल। घरेलू और विदेश देश के बीच सीधा संबंध होता है, माल का निर्यात, मतलब सीधा ही हम लोग निर्यात आयात कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया, निर्यात और आयात करते हैं। देश छोटा है जिसमें कोई विदेशी प्रतिक्रिया प्रभाव नहीं है। अगर कोई देश छोटा है तो उसमें कोई विदेशी प्रतिक्रिया नहीं होगी, है ना। यह एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली है। क्या है, एक निश्चित, इसके अंदर फिक्स्ड कर दिया गया है। सो आगे देख लो, ये देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है किसके अंदर, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। सो देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री। क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है डोमेस्टिक में और फॉरेन कंट्री में, है ना। तो एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्ट, अगर उन्हें कुछ करना होता है तो वो डायरेक्ट एक दूसरे से निर्यात आयात कर लेते हैं। अगर द कंट्री इज स्मॉल, अगर कंट्री कोई छोटी है तो विद नो फॉरेन रिप्रकशन इफेक्ट्स, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं पड़ेगा इफेक्ट। इट इज ऑन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या है ये, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, एक निश्चित विनिमय दर है। अगर इसके अंदर द मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन किस पे, प्रोसेस, एक टाइम के ऊपर होता है, इस टाइम के ऊपर ये बेस्ड है कि इतने टाइम में आप आयात कर सकते हो, इतने टाइम में आप निर्यात कर सकते हो। देयर इज नो एसिलेटर, क्या होता है, कोई त्वरक नहीं होता कि इसकी बजाय आप ये निर्यात कर दोगे, ये नहीं होता। कोई टैरिफ बाधाएं और विनिमय नियंत्रण नहीं है, मतलब कोई टैरिफ की बाधा इसमें नहीं है। घरेलू निवेश स्थिर रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, घरेलू निवेश स्थिर रहता है। सरकारी व्यय क्या रहता है, इसमें स्थिर रहता है। ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें कह रहा है फॉरेन रिपरकशन और बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर बताता है सिंपल, एक फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जब आप करते हो, हमने पढ़ लिया क्या होता है। जब एक स्मॉल कंट्री होती है तो एक रियलिटी बताती है, कंट्रीज आर लिंक टू ईच अदर इनडायरेक्टली ऑल्सो। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर वो एक दूसरे से लिंक रखती है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं रखती बट इनडायरेक्टली रखती है। अ कंट्री अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है तो अफेक्ट द अदर कंट्री नेशनल इनकम। अगर मान लो कंट्री हमारी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है तो अदर कंट्री क्या करेगा, उसको उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। विच इन टर्न अफेक्ट्स द फॉरेन ट्रेड, ये क्या कहलाएगा फिर, फॉरेन ट्रेड। एंड नेशनल इनकम क्या होती है, फर्स्ट कंट्री है जो नेशनल इनकम ऑफ द फर्स्ट कंट्री। जो हमारी नेशनल इनकम आती है वो क्या है, फर्स्ट कंट्री, हमारी खुद की कंट्री में तो आती है नेशनल इनकम। इंडिया की तो बात कर रहा है ना। तो ये वही बोल रहा है कि इसमें छोटे देश के मामले में अध्ययन किया गया है, इसमें क्या किया गया है, लेकिन वास्तविकता रियलिटी क्या है कि देश आप प्रत्येक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्येक रूप से जुड़े या ना जुड़े, पर वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से। अब एक पूरी इंडिया के अंदर एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, सारे सब हैं तो एक साथ ही, है ना, सारी सिटीज तो जुड़ी है एक साथ ही। देश के पूर्व बंदरगाह या आयात किसकी राष्ट्रीय आयात को प्रभावित करते हैं, जो देश क्या होते हैं, जो बदले में विदेशी व्यापार को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, विदेशी व्यापार को, जो क्या करेंगे, विदेशी व्यापार को प्रभावित करते हैं। और पहले देश की राष्ट्रीय आय, सबसे पहले राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं ये लोग, है ना। अब मान लो एज द डिमांड फॉर कंट्री ए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, ए का एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, ए का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। इट्स नेशनल इनकम वाई इंक्रीज हो जाएगी, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, वाई की इंक्रीज हो जाएगी।
एंड दिस कंट्री इंपोर्ट कर रही है मोर, तो बी कंट्री मतलब कौन कर रही है, कंट्री बी से कर रहे हो ना आप इम्पोर्ट, तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इन स्मॉलर राउंड, ये जो प्रोसेस है छोटे राउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द फॉरेन रिप्रकशन ऑफ बैक वॉश इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे, कि जैसे जैसे देश ए का निर्यात की मांग बढ़ती है तो इसकी राष्ट्रीय आय वाय बढ़ जाती है, ठीक है, और यह देश अधिक आयात करता है बी देश से। किससे कर रहा है, बी से कर रहा है ये, है ना। यही प्रक्रिया छोटे राउंड में जारी रहती है और ये है विदेशी नतीजे या बैकवॉश इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं इसे, बैकवॉश इफेक्ट। अब दिस इज नॉन एज द फॉरेन रिप्रकशन ऑफ बैकवॉश इफेक्ट। इसका फीडबैक इफेक्ट क्या होता है, फीडबैक दे रहा है अभी इसका, ये बोल रहा है जो छोटी कंट्रियां हैं ये रिलेशन रखती हैं एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए, द स्मॉलर कंट्री इज इन रिलेशन टू अदर ट्रेडिंग पार्टनर, जो भी ट्रेडिंग पार्टनर है इसका, कंट्री ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, है ना। द नेग्लिबल क्या हो जाता है, फॉरेन रिप्रकशन से, है ना, बट द फॉरेन जो रिप्रकशन होता है हाई इन द केस लार्ज कंट्री के अंदर, बिकॉज अ चेंज इन द नेशनल इनकम सच अ कंट्री विल हैव सिग्निफिकेंट फॉरेन रिप्रकशन और बैक इफेक्ट, है ना। इसे किस रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसे किस रूप में जानते हो आप, तो विदेशी प्रतिक्रिया या बैकवॉश या प्रतिक्रिया प्रभाव बोल सकते हो उसे। देश जब दूसरे देश में संबंध जितना छोटा होता है, व्यापारिक भागीदारी चाहे नकारात्मक प्रतिक्रिया, विदेशी प्रतिक्रिया होती है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन विदेशी प्रतिक्रिया के मामले में उच्च होगा बड़ा देश, क्योंकि राष्ट्रीय आय में बदलाव एक देश के पास महत्वपूर्ण विदेशी नतीजे या बैकवॉश प्रभाव होंगे। इसमें ये कहना चाह रहा है, अगर एक आप ले लो, अगर कोई व्यापारिक भागीदार है, मैं व्यापार कर रही हूँ, उसमें मैं इंक्लूड हूँ, है ना, तो मेरी जो प्रतिक्रिया होगी जो मैं बड़े देश के साथ कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उच्च होगी मेरी प्रतिक्रिया, और मैं छोटे देश के साथ करूंगी तो निम्न हो जाएगी मेरी प्रतिक्रिया उसी अकॉर्डिंग, है ना। अब जैसे इसमें देख लो कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, ये कंट्री बी हो गई, ये कंट्री ए हो गई, है ना। अभी क्या कर रहे हैं आपस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी कंट्री ए क्या कर रहा है, इसको दे रहा है कंट्री बी को, और कंट्री बी किसको दे रहा है, ए को दे रहा है ना, ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको, ये ऐसे ही चलता रहता है ना। समझ पा रहे हो इसको, इस टेबल को समझ पा रहे हो, जल्दी बताओ इस टेबल को समझ पा रहे हो, से यस और नो, जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी बताओ, समझ पा रहे हो इस डायग्राम को, से ऑन कमेंट सेक्शन फटाफट बोलो। आज की पीपीटी कैसी लग रही है आप लोगों को, मैंने इसमें एडिटिंग जो करी हुई है अलग से, ये सही लग रही है या पहली वाली जो पीपीटी होती थी वैसी रखूं सेम, जल्दी से बताओ। विदाउट डॉट, डॉट, डॉट आज भी है क्या, डॉट तो हटा दी मैंने हिंदी में। आफरीन क्या कह रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बच्चा क्या कह रहे हो, कौन से वाले डॉट, इनको तो नहीं कह रहे जो, तो ये ठीक है, वही पूछ रही हूँ, ये बोलो, तुमने बोला विदाउट डॉट तो मुझे समझ में कैसे आएगा, ठीक है, ठीक है ना, फिर ठीक है, ओके, अच्छा लगना चाहिए ना, ठीक है, ये क्वेश्चन है, 4 बार क्वेश्चन है मैंने, ये परफेक्ट है, ओके चलो। लोमन कहाँ गए, कल की यूट्यूब की क्लास, परसों की यूट्यूब की क्लास से कितना बेनिफिट हुआ होगा ना, क्वेश्चंस करने से बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह।
क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, पेपर तभी निकल पाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा। मैं चाह रही थी आज बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊं, फिर मैंने कहा चलो आज थोड़ा पढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका भी सिलेबस जल्दी से खत्म करके फिर हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है इसके बाद। आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे हो क्या? आप शॉर्ट वीडियो आपने नहीं देखी है क्या? शॉर्ट वीडियोस आई हुई है, आप लोग लाइक कमेंट, और कोई कमेंट भी नहीं करते हो, आप लोग में से कोई कमेंट ही नहीं करता है। और कल का यूट्यूब का क्लास था, परसों यूट्यूब का क्लास था, कितने बच्चों के मैसेज आए हुए, बट आपके ही मैसेज नहीं आते हैं। ऐप वाले बच्चों को तो सबसे पहले देखना चाहिए। शॉर्ट वीडियो कभी नहीं देखते हो तुम लोग, एक भी कमेंट नहीं डालते हो। और कल की क्लास भी थी, परसों भी क्लास भी थी। सिर्फ लाइक कर देते हो, क्लास के बाद कमेंट भी किया करो ना। कितनी बार बोला है मैंने? एप्रिसिएशन मिलता है इससे हमें, और ये जरूरी होता है ना। देखा करो आप भी। तुम्हारी मैम की वीडियोस आती हैं, तुम देखती ही नहीं हो। बताओ, कितनी गलत बात है ये, है ना? गलत बात ये। और कल की वीडियोस, जो कल की यूट्यूब की क्लास थी, परसों की यूट्यूब की क्लास थी, उसको आफरीन कह रही है कितनी प्यारी लग रही हो। मैं कहा क्या बोल रही है ये? अच्छा, देख ली। सही है, लड़की बहुत फास्ट है। थैंक यू। उसको लाइक भी करना है, उसको कमेंट भी करना है। लोमन, सुन रहे हो? उसको लाइक करो सारी वीडियोस को, शॉर्ट को जाके उसमें कमेंट करो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको लग रहा है वीडियो। एंड कल की यूट्यूब की क्लास थी, परसों की यूट्यूब की क्लास थी, है ना? उसमें जाके आप अपने रिव्यूज दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और बच्चों को अप्रिसिएशन मिलेगा कि हाँ। की कंट्रोलेबल फैक्टर्स इन ग्लोबल मार्केटिंग आर, ये क्वेश्चन है। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन हो जाता है। सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस। ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड प्लान, ऑल ऑफ द अबव। वैश्विक विपणन में प्रमुख नियंत्रण कारक क्या है? सरकार की नीति और कानून, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन, या विपणन गतिविधियां और योजनाएं, या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दो सब। लोमन, जल्दी से आंसर दो। आफरीन का देख के डी बोल दिया, क्यों होगा डी आंसर? और डी क्यों होगा जरा बताना। वैश्विक विपणन में प्रमुख नियंत्रण कारक क्या है? सरकार की नीति और कानून, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन, विपणन गतिविधियां और योजनाएं, या उपरोक्त सभी। तो तुम लोगों ने क्या करा है? ग्लोबल मार्केटिंग की बात हो रहा है ना, ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर इन की कंट्रोलेबल फैक्टर्स, की को कंट्रोल करने वाला फैक्टर, तो क्या होगा इसमें से? डी ऑप्शन होगा क्या? समझ आ रहा है? डी क्यों होगा ये बताओ मुझे, रीजन बताओ। ए क्यों होगा? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन लगाता है इसमें, ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी लगाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी लगाता है। एक सेकेंड। ये नहीं होगा इसका आंसर।
इसका राइट आंसर होगा यस सी, लोबन ने आंसर सही बोला। विपणन गतिविधियां और योजनाएं, समझ में आ गया? इसका क्वेश्चन का आंसर इसी में छुपा हुआ था, आंसर इसी में ही होता है, तुम लोग ध्यान इधर उधर रखते हो। समझो इसको, ओके? नहीं समझो, ओके? द फर्स्ट फेज, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था अराउंड 1870 एंड एंड कब हुआ था? ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में या वर्ल्ड वार सेकंड में, या एस्टेब्लिशमेंट होता है जब गेट का, या 1913 में जब जीडीपी बहुत हाई हुआ था? वैश्वीकरण का पहला चरण 1870 के आसपास शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध पे हुआ, या द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, गेट की स्थापना हुई तब हुआ, या 1913 में जब सकल घरेलू उत्पाद उच्च था, कब हुआ? वैश्वीकरण का पहला चरण 1870 के आसपास हुआ और जल्दी बताओ। जल्दी दो आंसर। जल्दी बताओ, आफरीन आंसर नहीं आया आपका अभी तक। ए होगा राइट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध। वैश्वीकरण का पहला चरण 1870 के आसपास शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वार फर्स्ट। ओके, वेरी गुड, जिसका भी ये आंसर था। According to this theory, the holdings of a country's treasure primarily in the form of gold constituted its wealth. गोल्ड थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी, मर्केटिलिज्म, हैक्सर की थ्योरी जो थी। इस सिद्धांत के अनुसार मुख्य रूप से सोने के रूप में किसी देश के खजाने की होल्डिंग ने इसकी संपत्ति का गठन किया। ए स्वर्ण सिद्धांत, बी रिकार्डो सिद्धांत, सी वाणिज्यवाद, या हैक्सर सिद्धांत। क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? मर्केटिलिज्म। यस, सी इज द राइट आंसर, वाणिज्यवाद। क्या हो जाएगा? वाणिज्यवाद। लोमन, इतनी जल्दी भूल गए? सबसे पहली तो यही पढ़ाई थी, मर्केटिलिज्म। लास्ट क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन लिए थे। The movement to free international trade is most likely to generate short-term unemployment
In which industries? Industry in which there are neither import or export. Import competitive industries, industry that sell to domestic and foreign buyer, या इंडस्ट्री डेट सेल टू ओनली फॉरेन बायर. मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए आंदोलन अल्पकालिक बेरोजगारी उत्पन्न करने की. अच्छा, वो सोने की उससे समझ रहे होगे. आई नो. सबसे अधिक ये इसमें से. अच्छा, ये वाला कंफ्यूज हो गए ना इसमें से. तुम्हें लग रहा होगा स्वर्ण सिद्धांत. ओके. हाँ, मैं समझ गई, बट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि इंग्लिश में भी देख लिया करो ऐसे करके. गोल्ड थ्योरी तो थी नहीं कोई, हमने पढ़ी नहीं. मर्केटिलिज्म में बात करी है ना हमने गोल्ड की, तो मर्केटिलिज्म होगा, है ना. वाणिज्यवाद. ऐसे उद्योग जिनमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है. आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग, या घरेलू और विदेशी खरीदारों को बेचने वाले उद्योग, या उद्योग जो केवल विदेशी खरीदारों को बेचते हैं. क्या होगा? मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आंदोलन अल्पकालिक बेरोजगार, जो शॉर्ट टर्म की बेरोजगारी होती है, उसको उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना किसकी होती है इनमें से? जल्दी बताओ. आंसर बहुत इजी है. जल्दी बताओ, आंसर बहुत इजी है, फटाफट बताओ. क्यों? डी क्यों होगा? डी क्यों होगा आफरीन? बेटा, शॉर्ट टर्म की बात करिए तो उद्योग जो केवल विदेशी खरीदारों को बेचते हैं. ये शॉर्ट टर्म में कब पढ़ाया मैंने तुम्हें कि उद्योग जो केवल विदेशी खरीदारों को हम लोग बेचते हैं, इसमें बात करेंगे ये मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार की. तो के लिए जब आंदोलन अल्पकालीन बेरोजगार उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना, अल्पकालीन बेरोजगारी कब होगी? शॉर्ट टर्म की कब बात, शॉर्ट बेरोजगारी कब होती है? शॉर्ट टर्म बेरोजगारी, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब ऐसे उद्योग जिनमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात. क्यों? ये क्यों होगा भाई? तुक्का क्यों लगा रही हो? ऐसे उद्योग जिनमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, तो कैसे चल जाएगा? बेरोजगारी कैसे हो जाएगी? बताना जरा. डी दिया वो गलत, ए दिया वो गलत. इसका राइट आंसर होगा बी, आयात प्रतिस्पर्धी उद्योग. जब आयात ज्यादा करोगी, है ना, एक टाइम पे आके आयात 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 आयात, तो क्या होगा उससे? अल्पकालीन में क्या हो जाएगी? हाँ, अब बोला पक्का बी राइट. बेरोजगारी हो जाएगी ना अल्पकालीन में. आपने जो तुम पहले सोचती हो तुम वही बोला करो, क्योंकि तुम्हारा आंसर ठीक होता है वही, और तुम गलत जानबूझ के करती हो. गलत बात है ना ये. जो आता है ना सबसे पहले वो बोला करो. जो आए सबसे पहले वो बोला करो, है ना. नहीं नहीं, कभी नहीं. कभी रियल में भी मिलोगे तब भी ऐसा कभी ना करूं मैं ना. मुझे पता है, जो मानेगा ना वो मुंह से ही मान जाता है, हाथ नहीं उठाने की जरूरत होती है. और एक, मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को समझाने के लिए हाथ ही उठाना जरूरी है. मजाक करती है बहुत ये. हाँ, बट शाबाशी जरूर दे सकती हूँ. इससे ज्यादा कभी ऐसा होगा भी नहीं, और ना कभी मैं कभी ऐसा करा भी नहीं है मैंने किसी स्टूडेंट के साथ. मैं सोचती हूँ कि ठीक है. हाँ, वो ठीक है. हाँ, हमारा हक है, हम लोग कर सकते हैं वो चीज़, अच्छी बात है. बट मैं अपनी साइड से बता रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगी. हाँ, वो मुझे पता है अच्छी चीज़ है. जब आपका गुरु आपको कुछ समझा रहा है या कुछ कह रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात होती है. उससे अच्छी बात ही क्या है कि आपको वो समझा रहा है गुरु आपका.
है ना, गुरु तो होता ही सबसे ऊपर है। आज तो फ्रेंडशिप डे है आफरीन। लोमन, फ्रेंडशिप डे भी विश नहीं किया आप लोगों ने मुझे। क्या टीचर एक अच्छा दोस्त नहीं होता है, आप लोगों को अच्छा बुरा नहीं समझाता है? क्यों आज तो फ्रेंडशिप डे भी विश नहीं किया? कितनी गलत बात है बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओके, लोमन को भी अभी याद आ गया। ओके, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। आई नो, अच्छे से पढ़ेंगे है ना, मेहनत करेंगे तभी होगा, है ना। स्माइल कर दो अच्छी से, एक स्माइल प्लीज। एंड क्लास को फिर ओवर करते हैं आज, ठीक है। क्लास को फिर एंड करते हैं, कल मिलेंगे 8 बजे, ठीक है। ठीक है, अच्छी स्माइल कर दी, वेरी गुड। और जितना भी पढ़ाया है ना अभी तक, अब कल शाम को क्लास है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है इंटरनेशनल में, वो रिवीजन कर लो एक बार, थोड़ा थोड़ा नजर डाल लो। और जो एमसीक्यू कराए हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। रिवीजन डाल, मतलब रिवीजन कर लो। और अगर देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3 डेज की क्लासेस इज मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है क्लास करना। तो कोई एब्सेंट मत होना, अभी 3 4 दिन तो बिल्कुल एब्सेंट मत होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे, और ऑलमोस्ट हमारी खत्म ही हो जाएगी इंटरनेशनल, ठीक है। तो अपना जो जितना भी प्रीवियस है वो रिवाइज कर लो, क्योंकि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन आगे का फिर भूलते, पीछे का भूलते चले जाओगे, आगे का पढ़ते चले जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। टाइम है तो पढ़ लो, और क्वेश्चंस लगा लो जो लगवाए हैं मैंने, जितने एमसीक्यूज करवाए हैं मैंने, उन्हें दोबारा लगाओ, दोबारा पढ़ो, कोई दिक्कत हो फिर दोबारा पढ़ो उसे, ठीक है। कल तो हम विद न्यू टॉपिक मिलेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, सो स्माइल कर दो, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, बाय।